क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन और इसका अध्याय 7वां हमारा सहकारिता। इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न, सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, वे मिलकर क्या करते हैं, इसके क्या लाभ हैं? तो यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहले बताना है कि सदस्य कौन होते हैं, कौन कौन लोग सदस्य हो सकते हैं, और वो जो सदस्य लोग होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं और इससे क्या लाभ होता है, यानी सहकारी समिति से। ठीक है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सहकारी समितियाँ जितनी भी होती हैं, जैसे डेयरी उत्पादन हो गया, दूध उत्पादन, तो सहकारी समिति में कोई भी व्यक्ति सदस्य ले सकता है। ठीक है, जो उसके उत्पादन से संबंधित हो। ठीक है, जो दूध उत्पादन करने वाला हो तो वो डेयरी में सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो वो कहलाती है सहकारी समिति। तो इसकी सदस्यता कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इसमें धर्म जाति का कोई भेदभाव बंधन नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग काफ़ी अच्छे से लिखते हैं। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सहकारी समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। ठीक है, अपने मन से होती है, आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, जिन उत्पादकों के हितों के लिए समिति बनती है उन्हीं से जुड़े लोग समिति में सदस्य बनते हैं। जैसे देखिए समझ में आ जाएगा, जैसे दूध उत्पादन समिति, जैसे डेयरी हो गया, तो में केवल दूध उत्पादन करने वाले लोग, जो दूध का उत्पादन करते हैं किसान, ठीक है, तो दूध को बेचते हैं, तो वही उसका सदस्य बनते हैं। ठीक है, दूसरा जिसके पास दूध नहीं है तो वो क्यों सदस्य बनेगा? समझ में आ गया? तो ये मिलकर अपनी आर्थिक उन्नति करते हैं। अन्य लाभ में देखिए कौन कौन से लाभ, इसका देखिए उद्देश्य क्या है, आर्थिक उन्नति इसका उद्देश्य है। अन्य लाभ हमें बताना है, तो आर्थिक संपन्नता मिलती है, व्यर्थ परेशानी शोषण आदि से वो बच जाते हैं। अगर वो दूध डेयरी में ना दे कहीं दूसरे जगह देंगे तो उसका अच्छी लागत नहीं मिल पाएगी, तो उनको आर्थिक सहायता भी मिल जाती है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एक उदाहरण देकर हमें समझाना है। सहकारी समितियां बनने से पहले इनसे संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इसके बनने के बाद वे कठिनाइयाँ कैसे दूर हो पाएं? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले इस प्रश्न को आप थोड़ा समझिए। देखिए इसमें कई सवाल हैं। सहकारी समिति से आप क्या समझते हैं और देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। जैसे डेयरी हो गया, डेयरी में क्या है, लोग दूध डेयरी में ले जाकर बेचते हैं, देते हैं और उसके बदले में पैसा मिलता है, तो वो हो गई एक सहकारी समिति। एक उदाहरण भी हमें देना है, तो डेयरी के बनने से पहले अगर डेयरी में दूध ना दें तो कहाँ देंगे? किसी दुकानदार को देंगे, किसी व्यक्ति को देंगे, तो उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जितना दूध का पैसा मिलना चाहिए उससे नहीं मिल पाएगा, और बेचने खरीदने में आगे पीछे किसी को दौड़ना पड़ेगा कि मेरा दूध ले लो। ठीक है, तो ऐसा होता है, यानी किसी भी तरीके का नियम समय पाबंद ये सब नहीं होती, यानी ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप इसको समझ लिए, उसके बाद हम आंसर करेंगे। देखिए मथुरापुर गांव में के लोग जो है उनका दूध उत्पादन होता है और वे दूध का उत्पादन शहर के निवासी, मिठाई के दुकानदार आदि को देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका उचित लाभ नहीं मिल पाता, सही मूल्य है वो नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है, उससे कठिनाइयाँ होता है, दूध बेचने में कठिनाई होती है। जब सहकारी समिति स्थापित हो जाती है डेयरी, तो उन्हें दूध बेचने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और उचित मूल्य मिल जाता है। देखिए यहाँ पे, क्यों भैया मुझे इतने कम दाम में क्यों दे रहे हो, यानी कोई दुकानदार उसे कम दाम दे रहा है, यानी उसका शोषण कर रहा है, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और डायरी खुल जाने से उचित मूल्य मिल पाता है। समझ में आ गया? तो खुलने से पहले और खुलने के बाद ये हमें बताना है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है सहकारिता की परिभाषा। देखिए मिलजुल कर कार्य करना, आर्थिक क्रियाकलाप जो कार्य को संपन्न किया जाता है मिलजुल कर, वो सहकारिता कहलाता है। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, आपस में मिलजुल कर समूह में एक समिति का कर, ठीक है, एक समिति कर कार्य व्यापार करने को सहकारिता कहते हैं। ठीक है, जैसे पाठ में मथुरापुर में महिला दूध उत्पाद सहयोग समिति नामक एक सहकारी गठित की गई, डेयरी खोली गई जो पटना डेयरी के नाम से जानते हैं, इससे जुड़कर काम करती है। सहकारी समितियां बनने से पहले
उत्पादकों अपना दूध उत्पादन बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते थे, उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता था। लेकिन जब सहकारी समिति डेयरी खुलने से उचित मूल्य पर दूध बेचते हैं तथा सुविधा तथा ऋण मिल जाता है और अधिक दूध बेचने के लिए किसी व्यक्ति के आगे पीछे नहीं भागना पड़ता। यानी खुलने से पहले और खुलने के बाद ये लाभ भी हो गए और इसकी परिभाषा भी हो गई। ठीक है, ये आपको पूरा आंसर लिखना है, सभी का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों के बात की गई है उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों? तो हम सबसे उपयोगी मानते हैं दूध उत्पादन समिति जो डेयरी होती है, क्योंकि खुलने से पहले लोगों को, उत्पादकों को जहाँ तहाँ दूध बेचना पड़ता था, उनका आर्थिक शोषण हो रहा था, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। जब से डेयरी खुला तब से उनको उचित मूल्य मिल पा रहा, आगे पीछे किसी को नहीं दौड़ना पड़ना है दूध बेचने के लिए। समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं आपको। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, सहकारी समितियों के काम काज में कौन कौन से मुश्किलें आती हैं? आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए इसमें 2 सवाल आ गए, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और इसे दूर करने का उपाय बताना है। अब यहाँ पे एक और सवाल है, देखिए मान लीजिए मधुरापुर दूध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं आप, तो अपनी समिति को अच्छी तरीके से चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए क्या कोशिश करेंगे? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सहकारी समितियों के काम काज में मुश्किलें तब आने लगती है जब उसमें स्वार्थी व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जिनसे वे अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं, निजी लाभ देखते हैं तथा सभी का लाभ नहीं देखते। इससे आपस में विरोध तथा झगड़े शुरू होते हैं, जिससे समिति अस्तित्व खतरे में आ जाती है, बंद पड़ने के कगार पर आ सकता है। ठीक है, अब इन मुश्किलों से बचने के लिए सदस्यों की जांच पड़ताल करके समिति बनाना चाहिए तथा दोषी व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, यदि मैं मधुरापुर महिला दूध उत्पाद का अध्यक्ष होता तो समिति अच्छी तरीके से चलाने में मैं अपनी अच्छी तरीके से चलाने के लिए मैं क्या करता, मैं उसमें गलत व्यक्ति प्रवेश नहीं लेने देता। अगर बाद में भी कोई व्यक्ति दोषी हो तो दोषी पाता है तो तत्काल निकाल देता और कानूनी कार्रवाई करता तथा समिति के सदस्यों को विश्वास और उनके लाभ के लिए कार्य करता। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 5वां, शिक्षिका की सहायता से हमें ये पूरा करना है। सहकारी समिति का नाम देखिए, दूध उत्पादन डेयरी। तो इसमें कौन से सदस्य होते हैं? जो दूध उत्पादन करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो दूध उत्पादन करते हो, दूध बेचने वाले व्यक्ति, वही तो सदस्य होंगे डेयरी के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये देखिए दूध के विक्रय तथा उचित मूल्य की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, मिलकर क्या करते हैं? ये जो समिति है दूध का क्रय विक्रय करते हैं। समस्याएं क्या होती हैं? स्वार्थी व्यक्ति का प्रवेश इसमें समस्या हो सकती है। कोई व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार कर सकता है, अपने बारे में सोच सकता है, लाभ। दूसरा देखिए क्या है, उपभोक्ता सहकारी समिति। इसमें क्या होता है? संबंधित उपभोक्ता व्यक्ति इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है कि थोक व्यापारी उत्पादक से सामान खरीदा जाता है और जो सदस्य इसमें बनते हैं उन्हें कम मूल्य पर, बाज़ार से कम मूल्य पर दिया जाता है। जो इसमें सदस्य होते हैं, व्यापारी से खरीद लिया जाए और छोटे गरीब किसानों जो सदस्य होते हैं उनको कम मूल्य पर बांट दिया जाता है। अकुशल प्रबंधन, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल सकता है। टैक्स देखिए क्या होता है, कोई भी इसमें किसान भाग ले सकता है, सदस्य कोई भी किसान। इसमें क्या होता है, किसानों को ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, किसानों को ऋण प्राप्त होता है, लोन प्राप्त होता है। और इसमें समस्या क्या हो सकती है? पूंजी की कमी हो सकती है, पैसे की कमी भी हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से आपका अभ्यास के प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।